गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपका चल रहा था यूनिट 4 बुक फर्स्ट की, इसमें आपके पास में चल रहा था डी एवं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि हमारी एनसीईआरटी बुक में तो ये यूनिट तो 4 है ही नहीं, ये तो आपके पास में यूनिट 8 है, तो ये कैसे हो गया? शायद आपने गलत लिख दिया क्या? नहीं बच्चों, तो आपके पास में शायद वो पुरानी बुक होगी होगी वो एनसीईआरटी बेस पे, लेकिन वो होगी आपके पास में पुरानी। और मेरे पास में क्या है, नई बुक है, इसलिए मैंने यूनिट 4 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, बुक फर्स्ट की यूनिट 4। देखो चैप्टर नेम आपको सेम मिलेगा। अगर यूनिट फर्स्ट से क्या हो गया, क्या चेंज हो रहा है, केवल यही तो चेंज हो रहा है। यूनिट 4 की जगह 8 लिख दिया, 1 की जगह 2 लिख दिया, 3 की जगह 4 लिख दिया, तो कंफ्यूज क्या होना है उसमें? आपको क्या देखना है, आपके पास में है क्या? तो ये क्या आपके पास में डी एवं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स तत्व। तो डी ब्लॉक तो हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका था। डी ब्लॉक के बारे में हमने बिल्कुल क्या कर लिया था, आपके पास में अच्छे तरीके से पढ़ लिया था डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, है ना? याद आ रहा है भाई? इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, है ना, डी ब्लॉक को। और आपके पास में बहुत सारे थे कि जो डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व है वो क्या करते हैं, जटिल आयन बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, इनमें परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है ना। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ा था हमने। ये रंगीन आयन बनाते हैं। दूसरी चीज, डी ब्लॉक के तत्व कुछ आपके पास में अनुचुंबकीय होते हैं, कुछ प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो अनुचुंबकीय कौन होते हैं, जिनका एस और डी, जो उनमें से या तो एक या दोनों ही उपकक्ष अपूर्ण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मतलब अयुग्मित होते। तो अयुग्मित से क्या बोला मैंने, अनुचुंबकीय, है ना। अयुग्मित से क्या ध्यान रखोगे, अनुचुंबकीय। क्लियर? या पैरामैग्नेटिक। और जो आपका प्रतिचुंबकीय होता है वो होता है आपके पास में जिंक, कैडमियम, और आपका क्या हो गया, Hg, मरकरी, है ना। ये हो गया आपके पास में क्या भाई, ये क्या हो गया, इनके जो एस और डी उपकक्ष होते हैं वो पूर्ण रूप से फुलफिल होते हैं, भरे हुए होते हैं। इसीलिए ना ही वो जटिल आयन बनाते हैं, ना ही वो आपके पास में क्या बनाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं, ना ही वो क्या करते हैं आपके पास में ना ही उनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। उनमें कौन सा पाया जाता है, डायमैग्नेटिक चुंबकीय गुण पाया जाता है। क्लियर हो गया, प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाता है उनमें। ठीक है, और तीसरी चीज, उनमें प्रतिवर्ती संयोजकता नहीं पाई जाती है। क्लियर हो गई? ये सारा हमने कहाँ पढ़ लिया था, आपके पास में डी ब्लॉक में। और एफ ब्लॉक में भी हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। एफ ब्लॉक में भी हमने क्या कर लिया था, काफी कुछ यहाँ पे पढ़ लिया था। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व कहते हैं। किसकी बात की, अच्छा, यहाँ पे भी एफ ब्लॉक में क्या था आपके पास में, एक था आपका लेंथेनाइट श्रेणी, है ना, एक क्या था आपके पास में, लेंथेनाइट श्रेणी, और एक था आपके पास में एक्टेनाइट, एक्टेनाइट। ठीक है, एक था आपके पास में लेंथेनाइट और एक था आपके पास में एक्टिनाइट श्रेणी, सीरीज। तो अंतर संक्रमण तत्व हमारे किसको बोलते थे, लेंथेनाइट्स को, है ना। लेंथेनाइट्स को क्या बोलते थे, अंतर संक्रमण। याद आ रहा है? ठीक है, चलो मैं यहाँ पे इसको इरेज करके दूसरे उसमें कर देती हूँ, है ना। तो आपके पास में एफ ब्लॉक में क्या था, एक साइड था आपके पास में लेंथेनाइट्स, ठीक है, एक साइड था आपके पास में एक्टिनाइट्स। ठीक है, तो लेंथेनाइट्स में आपके पास में क्या था, इन लेंथेनाइट श्रेणी के जो तत्व थे इन्हें बोलते थे हम अंत संक्रमण, अंत संक्रमण, या इन्हें हम क्या बोलते थे, दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते थे, दुर्लभ मृदा तत्व। ठीक है, अंतर संक्रमण में हमने पढ़ा कि आपके पास में रिवीजन, देखो रिवीजन करवा रही हूं मैं आपको, है ना, जरूरी है भाई रिवीजन भी। अंतर संक्रमण में हमने कल क्या पढ़ा था कि इनमें क्या पाया जाता है, परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता हो गई आपके पास में। ठीक है, परिवर्ती संयोजकता होगी, आगे क्या था, उपसय संयोजकता। ठीक है, और क्या था इसमें आपके पास में, रंगीन आयन बनाना, रंगीन आयन बनाना।
और क्या था भाई इनमें कि ये क्या बनाते थे आपके पास में, जटिल यौगिक, जटिल यौगिक। और क्या था यहाँ पे आपके पास में कि ये क्या था आपका, अनुचुंबकीय था, अनुचुंबकीय। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें अंतर संक्रमण क्यों कहते थे, क्यों कहते थे, क्योंकि इनका जो डी उपकक्ष था, जो आपके पास में एफ ब्लॉक तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन होते थे वो डी उपकक्ष में क्या होते थे, अपूर्ण होते थे। यहाँ पे आपके पास में ये डी उपकक्ष क्या था, अपूर्ण था। इसी वजह से आपके पास में जो इसमें परिवर्तित संयोजकता पाई जाती थी, उपसय संयोजकता पाई जाती थी, इनमें रंगीन आयन बनाने की क्षमता थी। इनका जो क्वथनांक और गलनांक, हाँ ये छूट गया मुझसे ना, दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास में क्या थी, क्वथनांक गलनांक, क्या था इनका, क्वथनांक गलनांक क्या था यहाँ पे आपके पास में उच्च था, है ना। और तीसरी चीज यहाँ पे आपके पास में क्या थी, कणीकरण एंथैल्पी, उच्च कणीकरण एंथैल्पी, एंथैल्पी, उच्च कणीकरण एंथैल्पी भी थी। ठीक है भाई, क्या था आपके पास में, उच्च कणीकरण एंथैल्पी। ये इतना आपने बॉक्स में और अपने माइंड में अच्छे तरीके से छाप लेना है। ये मैंने आपको कल की क्लास में अच्छे तरीके से समझा दिया था। आपके पास में क्या होता है भाई, क्या क्या बताया था मैंने आपके पास में कि आपका जो लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व है ये क्या होते हैं भाई, इनका जो डी उपकक्ष होता है वो क्या होता है, अपूर्ण होता है, जिस वजह से इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो भी उच्च होता है। इनमें जो इनका कणीकरण या एंथैल्पी है वो भी क्या होता है, उच्च होता है। इनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है, ये रंगीन आयन बनाते हैं, इनमें परिवर्ती संयोजकता, उपसह संयोजकता, और क्या था आपके पास में, ये जटिल यौगिक बनाने की क्षमता होती है, या ये सब ये गुण प्रदर्शित करता था आपके पास में, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था, अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता था। क्लियर। तीसरी चीज यहाँ पे आपके पास में क्या थी कि दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व क्यों कहा जाता था, क्योंकि आपके पास में जो लेंथेनाइट श्रेणी के जो एलिमेंट्स थे वो क्या पृथ्वी की ऊपरी सतह मृदा में पाया जाता था और बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता था। ये पाया जाता था आपके पास में लगभग 0.522 ग्राम पर टन। ठीक है, ग्राम पर टन ये आपके पास में मिट्टी में, मृदा में पाया जाता था। बहुत ही कम होने के कारण, बहुत ही कम मृदा में उपस्थित होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था, दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता था। क्लियर हो गई भाई सभी को इतनी बात। ये मैंने आपको सारी जितनी भी बातें हैं ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। अभी आज क्या आपने देखा होगा स्क्रीन में आपके पास में टॉपिक क्या है, लेंथेनाइट एवं आपके पास में क्या है, एक्टिनाइट। इसको यहाँ से ये वो हटा देना। ठीक है, आपके पास में क्या है, लेंथेनाइट तत्व वो एक्टिनाइट तत्व में अंतर, इनमें हम अंतर पढ़ेंगे, क्या क्या अंतर है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा आपके पास में लेंथेनाइट के बारे में पढ़ लेंगे। आपका ये मैंने आपको बता दिया था भाई, लेंथेनाइट संकुचन भी बता दिया था मैंने। लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं आपके पास में लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु क्रमांक को बढ़ा रहे हैं, तो वैसे वैसे नियमित और निरंतर रूप से आपके पास में परमाणु आकार और जो आपके पास में आयनिक त्रिज्या है वो क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, घटती है या कम होने लग जाती है। और नियमित और निरंतर रूप से होती है वो। ठीक है, निरंतर और नियमित रूप से होती है। क्लियर हो गई। तो इसे हम क्या बोलते थे आपके पास में, लेंथेनाइट संकुचन कहते थे। क्लियर। ठीक है, तो क्या है आपके पास में कि लेंथेनाइट संकुचन के कारण तत्व के घनत्व व क्षारीय प्रबलता, ठीक है, क्या है यहाँ पे आपके पास में, क्षारीय प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लेंथेनाइट संकुचन के कारण तत्व के घनत्व पर प्रभाव। ठीक है, तो घनत्व में क्या होने लग जाती है, यहाँ पे वृद्धि होने लग जाती है। तो लेंथेनाइट संकुचन के कारण तत्व के परमाणु आकार में क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। क्लियर। इसीलिए इनके घनत्व के अनुसार द्रव्यमान में वृद्धि वो आयतन में क्या होने लग जाती है, यहाँ पे कमी के कारण जो इनका घनत्व है ये La से Lu तक क्या होने लग जाता है, बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में देखी होगी जब हम लेंथेनाइट सीरीज में थे, है ना, तो लेंथेनाइट सीरीज में आपके पास में क्या था, जो एलिमेंट्स थे
लेंथेनाइट श्रेणी में आपके जो एलिमेंट्स थे वो क्या होने लग जाते हैं, धीरे जैसे जैसे उनका क्रमांक बढ़ाते हैं परमाणु क्रमांक, वैसे वैसे वहां पे आयनिक त्रिज्या और परमाणु आकार भी घटता है। ठीक है, तो यही बोला कि कारण में क्या होता है, उनके घनत्व में भी क्या होने लग जाती है, वृद्धि। घनत्व में वृद्धि का कारण क्या है कि द्रव्यमान क्या होने लग जाता है। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे आपके पास में, घनत्व और द्रव्यमान और आयतन है। तो जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी, है ना, या जिसने केमिस्ट्री भी अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, तो इन तीनों में रिलेशन बताओ भाई, क्या रिलेशन है इन तीनों में, जल्दी से बता दो भाई मुझे। घनत्व, द्रव्यमान और आयतन में क्या है आपके पास में रिलेशन? तो किसी को ध्यान आ रहा है घनत्व इक्वल टू क्या होता है या द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है आपके पास में? ठीक है, फटाफट से बता दो, किसी को पता है तो लाइव चैट में बता दो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने लग जाता है, इसीलिए इनके घनत्व के अनुसार द्रव्यमान में वृद्धि होने लग जाती है और आयतन में क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है। द्रव्यमान में वृद्धि के कारण क्या होने लग जाता है, घनत्व भी बढ़ जाता है। ठीक है, अगर द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा आपके पास में, घनत्व भी क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो किसी ने क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व इक्वल टू क्या है आपके पास में, द्रव्यमान बटे आयतन, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा भाई। घनत्व इक्वल टू, थोड़ा ढंग से लिख लेती हूँ मैं इसको, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। हाँ भाई, जल्दी से बता दो किस किसने पढ़ा है ये। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको, इसको हम इधर लिख लेते। ठीक है, क्या लिखोगे आप, घनत्व घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब आपको इससे क्या समझ में आ रहा है मुझे बता दो भाई, किसी को आ रहा है कुछ समझ में इससे? द्रव्यमान बराबर घनत्व बटे आयतन, सॉरी, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हमने यहाँ पे द्रव्यमान को बढ़ाया, है ना, अगर मैंने यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास में क्या है, घनत्व डी से डिनोट करते हैं, है ना, और द्रव्यमान को एम से और आयतन को वी से, तो मैंने डी हमारे पास हमें दिया नहीं है, डी हमने निकालना है। ठीक है, तो एम लिख दिया मैंने यहाँ पे, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 20 और वी मान लिया मैंने यहाँ पे 10। ठीक है, अब यहाँ पे डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब मैंने इसके द्रव्यमान को बढ़ा दिया, द्रव्यमान मैंने लिख दिया यहाँ पे आपके पास में 60 और आयतन को उतना ही रहने दिया, आयतन में नहीं छेड़ा। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका जो द्रव्यमान, जो घनत्व है, ये भी क्या होने लग गया। अब यहाँ पे देखो d इक्वल टू 2 और जब मैंने इसका द्रव्यमान बढ़ाया तो d इक्वल टू कितना आया आपके पास में 6, d इक्वल टू कितना आया 6। इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ाने पर आपका जो घनत्व है वो भी क्या होने लग जाएगा, उसमें भी क्या होने लग गया, यहाँ पे वृद्धि होने लग गई। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे क्या होता है कि जब जैसे जैसे हम क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ाते हैं तो द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान में वृद्धि होती है और आयतन में क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है, जिसके कारण इसके घनत्व में भी क्या होने लग जाती है, वृद्धि होने लग जाती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रबलता, लेंथेनाइट संकुचन के कारण धातु के परमाणु आकार में La से Lu तक कमी आती है। लेंथेनाइट से आपके पास में जो क्या है, आपके पास में लेंथेनाइट से कितनी है, 57 से कितने हैं आपके पास में, ये 71। तो यहाँ पे ये किस एलिमेंट्स की बात की जा रही है, ये है आपके पास में लेंथेनाइट और ये है आपके पास में Lu एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपको क्या है, यहाँ से जैसे जैसे क्या हो रहा है, हम परमाणु क्रमांक को बढ़ा रहे हैं, है ना, तो वहां पे आपके पास में धातुओं के परमाणु आकार में भी क्या होने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। इसीलिए तत्वों के हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रबलता भी क्या होने लग जाती है, यहाँ पे घटने लग जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने दिया है LaOH का होल थ्राइस,
ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन CeOH का होल थ्राइस ग्रेटर देन PrOH का होल थ्राइस। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम परमाणु क्रमांक की तरफ बढ़ रहे हैं, परमाणु क्रमांक को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे परमाणु आकार घट रहा है, उसकी क्षारीय प्रबलता भी क्या हो रही है, यहाँ पे घट रही है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रबलता समानुपात हो जाएगी धातु का परमाणु आकार, मतलब यहाँ पे ये सिंबल इसको हटा देना, ठीक है, माइनस आ जाए, माइनस नहीं है ये, ठीक है, इसको आप यहाँ से हटा देना। चलो, और इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से एक डब्बे में पैक कर देना भाई, इसको समझ लो क्या बोला है, इसको ध्यान से समझना है यहाँ पे कि जो हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रबलता है वो धातु के आकार के समानुपाती होता है, धातु का परमाणु आकार के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको यहाँ से इसको हटा देना, इस सिंबल को। अब सही है, ठीक है। क्या बोला गया है यहाँ पे आपके पास में कि जो हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रबलता है वो समानुपाती किसकी है, धातु के परमाणु आकार का। अगर धातु का परमाणु आकार अधिक होगा तो जो इसके हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रबलता है वो भी अधिक होगी। अगर जैसे आपके पास में धातु की परमाणु जो आपके पास में क्या है यहाँ पे आकार है वो उसको हम घटाते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की प्रबलता भी क्या होने, क्षारीय प्रबलता भी क्या होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी। समानुपाती, एक को बढ़ाया दूसरा बढ़ा, दूसरे पहले वाले को घटाया तो दूसरा वाला घट जाएगा। मतलब इसके अगर इसको बढ़ाते हैं, है ना, मान लो यहाँ पे क्या है, दो हमने यहाँ पे क्या क्या रखा है, समान 5 किलो मैंने इस हाथ में रखा है, 5 किलो मैंने इस हाथ में रखा है, ठीक है। तो इधर मैंने अगर 6 किलो करा तो इधर भी क्या हो जाएगा, 6 किलो हो जाएगा। इस टाइप से आप समझो, इधर अगर मैं, ठीक है, इधर मैं बढ़ाती गई तो इधर भी बढ़ता गया, इधर मैंने कम करा इधर भी कम करेगा, ठीक है। इसीलिए जैसे जैसे परमाणु आकार धातु का बढ़ा, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रबलता भी बढ़ने लग जाएगी। अगर धातु का परमाणु आकार घटा तो हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रबलता भी घटने लग जाएगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे आपके पास में। क्या है, लैंथेनाइट तत्व का पृथक्करण किस प्रकार से किया जाता है और क्यों। रीजन क्या है कि लैंथेनाइट आपके पास में जो एलिमेंट्स है इसका पृथक्करण किया गया है, और रीजन भी बताना है कि क्यों किया गया। लैंथेनाइट संकुचन के कारण इस श्रेणी के तत्वों में परमाणु आकार क्रमिक रूप से घटते हैं, ठीक है। इसीलिए किन्हीं दो क्रमागत तत्वों के परमाणु आकार लगभग समान होते हैं, और इसीलिए इन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या होने लग जाते हैं, इनमें भी समानता होती है। अतः इन्हें सामान्य विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, इन्हें केवल आयन विनिमय विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, ठीक है। एक बार ध्यान से पढ़ो दोबारा, क्या है कि लैंथेनाइट संकुचन के कारण इस श्रेणी के तत्व परमाणु आकार से क्रमिक रूप से घटते हैं, मतलब परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर क्या होगा, परमाणु आकार घट रहा है। इसीलिए किन्हीं दो क्रमागत तत्वों के परमाणु आकार लगभग क्या होने लग जाएंगे, समान होने लग जाएंगे, है ना। कि जैसे जैसे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे आपके पास में परमाणु क्रमांक बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से परमाणु आकार घट रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है कि अगर हम कोई दो क्रमागत आपको पता है ना, एक के बाद जो दूसरा आता है, जैसे 1 2 3 ये क्रमागत संख्याएं हैं, है ना। तत्वों के परमाणु आकार लगभग क्या होते हैं, समान। जब ये आपके पास में इनका आकार समान होता है तो यहाँ पे इनका जो भौतिक और रासायनिक गुण है उनमें भी समानता प्रदर्शित होने लग जाती है, दिखाई देने लग जाती है। अतः इन्हें सामान्य विधि द्वारा हम पृथक नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए इन्हें आयन विनिमय विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, ठीक है, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें समझने वाला, है ना, ठीक है। तो इसमें भी अब आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि जैसे जैसे हम परमाणु क्रमांक बढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से आपके पास में परमाणु आकार घट रहा है और आयनिक त्रिज्या घट रही है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। दूसरा क्या था, आपके पास में घनत्व में वृद्धि हो रही है, और तीसरी चीज क्या थी, जो हाइड्रोक्साइड की प्रबलता है
वो धातु के आकार के समानुपाती होती है। इसका मतलब अगर धातु के परमाणु का आकार घटा तो हाइड्रोक्साइड की प्रबलता भी क्या होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप डबल स्टार मार्क कर देना, ठीक है। ये आपके पास में क्या है, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। क्या है, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में अंतर लिखे, ठीक है। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया, अगर आपने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया आपके पास में, तो इससे आप क्या कर सकते हो, इससे 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसानी से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। किस प्रकार से, यहाँ पे अगर आपके पास में क्या आएगा, केवल लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के बारे में आएगा, है ना। यहाँ पे इसको श्रेणी कर देना, इसको आप श्रेणी कर देना, ठीक है, लैंथेनाइड श्रेणी, और वहां पे आपके पास में एक्टिनाइड आ जाएगा। यहाँ पे इनको श्रेणी कर देना, तत्व मत लिखना भाई, दोनों को श्रेणी कर देना, ठीक है। हाँ, मैं क्या बोल रही थी आपके पास में कि अगर आपके पास में लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में आएगा, को श्रेणी कर देती हूँ मैं पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास में लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। हाँ, क्या बोल रही थी मैं आपके पास में, इसमें क्या होगा, इसमें अगर आपके पास में क्वेश्चन लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में आएगा तो आप इतना लिख देना, एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में आएगा तो आप इतना लिख देना, अगर दोनों में अंतर आ जाएगा तो ये पूरा लिख देना, ठीक है। आराम से बिल्कुल आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे केवल इस टेबल के थ्रू। और ये आपके पास में अगर एक्टिनाइड श्रेणी आएगी तो ये 2 या 3 नंबर में आएगा, और अगर आपके पास में लैंथेनाइड आएगी तो ये कितना आएगा, लगभग आपके पास में 2 या 3 नंबर में आएगा, और अगर दोनों में अंतर आएगा वो जरूर 5 नंबर में या 4 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो नंबर के हिसाब से आप लिख देना, अगर 1 नंबर के पूछेगा तो 3 बातें लिख देना, है ना। 2 नंबर में पूछेगा तो 4 बातें, 3 नंबर में पूछेगा तो 5 की 5 बातें लिख देना, ठीक है। और अगर आपके पास में 2 नंबर में भी पूछ रहा है और आपको पूरा याद है, आपके पास टाइम है, तो आप पूरा ही लिख दो, लेकिन अगर आपके पास में टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो उसी के हिसाब से लिखना, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा। क्या, चलो पढ़ते हैं हम लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में। पहले क्या है, इन्हें 4f श्रेणी तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें 4f श्रेणी तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकक्ष में प्रवेश करता है। बढ़ते हैं हम एक्टिनाइड श्रेणी की तरफ। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, केवल एक चीज याद रखनी है, दूसरा ठीक उसका अपोजिट होगा, है ना। देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन्हें हम 5f श्रेणी तत्व कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकक्ष में प्रवेश करता है, ठीक है। लैंथेनाइड संकुचन अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट व नियमित होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अधिक स्पष्ट और नियमित। जैसे आपने पढ़ा है ना कि हम क्या करें लैंथेनाइड श्रेणी में, जैसे जैसे हम परमाणु क्रमांक को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे परमाणु आकार घट रहा है नियमित और निरंतर रूप से, है ना, या निरंतरण और नियमित रूप से, ये हमने पढ़ा था। और वैसे ही उसी प्रकार से उसकी आयनिक त्रिज्या घट रही है ना, उसके घनत्व में वृद्धि हो रही है, उसका जो हाइड्रोक्साइड की प्रबलता है वो भी क्या होने लग जाती है, परमाणु आकार की भांति, परमाणु क्रमांक जैसे बढ़ता है तो हाइड्रोक्साइड की जो प्रबलता है वो घटने लग जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, अधिक स्पष्ट और नियमित है, जबकि जो एक्टिनाइड संकुचन है ये क्या है, कम और स्पष्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में अस्पष्ट होगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, कम और कम स्पष्ट होता है, या आप क्या लिख देना, एक्टिनाइड संकुचन कम और स्पष्ट है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसको आप लिख देना यहाँ पे इसके आगे। चलो भाई ठीक, आगे देखते हैं। तीसरा क्या है, लैंथेनाइड तत्वों में +3 ऑक्सीकरण संख्या अधिक स्थायी होती है, ठीक है। यहाँ पे जो +3 है ऑक्सीकरण संख्या वो क्या होगी, अधिक स्थायी होगी, जबकि आपके पास में एक्टिनाइड में +3 और +5 ऑक्सीकरण संख्या अधिक स्थायी होती है। +3 दोनों में कॉमन है, केवल आपने एक्टिनाइड में क्या ऐड करना है, +5 ऐड कर देना। क्लियर। सभी लैंथेनाइड तत्व प्राकृतिक स्थायी होते हैं, केवल आपके पास में प्रोमीथियम
रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, देखो यहाँ पे एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि लैंथेनाइट में कौन सा ऐसा तत्व है जो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, खट आपका यहाँ पे 1 नंबर बन गया। क्लियर हो गई बात कि सभी लैंथेनाइट तत्व प्राकृतिक स्थायी होते हैं, केवल पीएम प्रोमिथियम रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास में, ये सभी तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। क्लियर हो गई बात। पांचवा क्या है, इन तत्वों में जटिल या संकुल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, संकुल क्या होता है आपके पास में, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, इन तत्वों में जटिल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या आप क्या बोल सकते हो संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, बहुत कम होती है। किसमें, लैंथेनाइट श्रेणी में। क्लियर हो गई। और याद रखना भाई, इसका क्या होता है, जो डी उपकक्ष होता है वो अपूर्ण होता है, इसीलिए ये क्या, इसमें क्या पाया जाता है आपके पास में, इसीलिए ये क्या होता है आपके पास में, संकुल यौगिक बनाते तो है लेकिन कम बनाते हैं, जबकि जो एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व है ये क्या होते हैं, जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति इनमें क्या होती है, अधिक पाई जाती है। अगर आपने केवल एक याद कर लिया तो दूसरा आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि दूसरा आपको इसका दिख रहा होगा, ये दूसरा इसका क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे जटिल यौगिक को आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल यौगिक भी लिख लेना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस आपके पास में, क्योंकि ये आपको 5 नंबर में 2 या 3 नंबर में जरूर पूछा जाएगा भाई, ये लिख लेना आप, ये 2024 में आपको पूछा जाएगा भाई, एक ना एक क्वेश्चन इस टेबल से जरूर रहेगा। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन, और ये बात आप मुझसे लिख लेना। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 और 5 नंबर से ज्यादा का नहीं बनेगा, इससे ज्यादा उम्मीद भी मत रख लेना, लेकिन बनेगा जरूर, इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी से या तो पूरा अंतर पूछ लेगा, या आपके पास में कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, 1-2 नंबर में या 2 नंबर में आपके पास में पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर, लेकिन पूछेगा जरूर। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना, याद कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास में कि आपका Cu+ वो Cu2+ में कॉपर है। ठीक है, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो हमने पढ़ी थी कॉपर की परिवर्ती संयोजकता होती है, एक होती है आपके पास में, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ी थी क्यूप्रस क्लोराइड, और एक होती है आपके पास में क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, तो यही बात की जा रही है इसी की, यहाँ पे आपके पास में +1 है, यहाँ पे आपके पास में क्या है, +2, तो इनमें से कौन अधिक स्थायी होगा और क्यों। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कारण है कि Cu+ रंगीन आयन है, सॉरी रंगहीन Cu+, और जबकि जो Cu2+ है ये क्या करता है, नीले रंग का आयन है, रीजन बताइए। तो पहले तो आप एक काम करो, क्या काम करो आप, पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास में कॉपर है Cu है, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो भाई, तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, फिर आता है आपके पास में यहाँ पे 4s2 और 3d कितना आ जाएगा आपके पास में 9, 3d कितना आ जाएगा आपके पास में 9, है ना। याद आ रहा है परमाणु क्रमांक क्या था इसका, परमाणु कॉपर का कितना था आपके पास में 29, है ना, कितना था आपके पास में 29 था, 1+, ये वैसे आपके पास में बर्क सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, याद रख लेना इसको, आप इसको बर्क सीरीज में ऐड कर लेना, बर्क सीरीज का आती हो ना आपको बोर्ड एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, बर्क सीरीज का क्वेश्चन है आपके पास में, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है कॉपर का। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है कि आपका यहाँ पे ये 4s2 और 3d9, इसको हम क्या लिखते थे, याद करो भाई, क्या बताया था मैंने, इससे अधिक स्थायी क्या होगा आपके पास में 4s1 और 3d10, ये ज्यादा स्थायी होता है ना। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, इसीलिए मैंने जानबूझ के पहले वो लिखा, क्यों लिखा,
क्योंकि मेरे को आपको बताना भी था, है ना, बताना भी था यहाँ पे क्या क्या होता है। ये 4s1 ज्यादा स्थायी होगा और 3d10 ये ज्यादा स्थायी होगा। किसकी कंपैरिजन में? 4s2 3d9 की कंपैरिजन में। ठीक है भाई, ये हो गया आपका कॉपर का। अब हमने किसका लिखना है? Cu+ का लिख लेते हैं यहाँ पे हम Cu+ का। तो Cu+ बनाते हैं इसका। इसका लिखो भाई, कितना क्या आएगा इसमें आपके पास में? ये आएगा आपका 1s2 2s2 कॉमन लगाते जाना 2p6 कॉमा 3s2 कॉमा 3p6 कॉमा 4s0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में? 3d10। जीरो क्यों आया यहाँ पे आपके पास में? क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या था? Cu+ था, है ना। इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा? त्याग करा। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग करा तो एस जो ऑर्बिटल था, उपकक्ष था, ये क्या हो गया? खाली हो गया, शून्य हो गया और 3d10 हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास में? इसको लिख देना आप, ये हो जाएगा आपके पास में अधिक स्थायी। ठीक है, लिखोगे क्या यहाँ पे आपके पास में कि जो d10 है, ठीक है, d10 कक्षक, d10 कक्षक पूर्ण भरा है। तो जब ये पूर्ण भरा होता है तो आपके पास में ये क्या होता है? ये दृश्य भाग में कोई स्पेक्ट्रम नहीं बनाते। जब ये स्पेक्ट्रम ही नहीं बनाएंगे तो ये क्या होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, तो यही बात लिखनी है हमने। क्या है? d10 कक्षक पूर्ण भरा है ना। फिर क्या लिखोगे? अतः दृश्य भाग में, तो दृश्य प्रकाश में रंगीन, ठीक है, स्पेक्ट्रम नहीं बनाता। ठीक है, दृश्य प्रकाश में रंगीन स्पेक्ट्रम नहीं बनाता। क्लियर हो गई बात? इसीलिए ये क्या होगा? रंगहीन होगा। ठीक है, तो लिख लेना, इसीलिए Cu+ रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। अब हम यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था कि आपके पास में Cu+ वो रंगहीन आयन है, जबकि Cu2+ रंग नीले रंग का है। तो ये आपने Cu+ का, अब हम यहाँ पे Cu+2 का लिख लेते हैं। ठीक है, किसका लिख लेते हैं? Cu+2 का। तो लिख लो भाई Cu+2, Cu2+ या +2 भी बोल देना। ठीक है, इसका भी लिखो। क्या आएगा आपके पास में? 1s2 2s2 2p6, मेरे से पहले लिखो भाई 3s2 3p6। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा भाई? यहाँ पे आएगा आपके पास में 4s0 और 3d क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, क्या आ जाएगा? 4s0 और 3d 9। क्लियर हो गई बात? अब आपने यहाँ पे लिखना है, क्या लिखोगे? d9 कक्षक अपूर्ण है, अपूर्ण है। अतः क्या कर रहा है? ये दृश्य प्रकाश में, दूसरी चीज यहाँ पे लिख देना, ये अधिक स्थायी होगा, ये कम स्थायी होगा, इसको भी लिख देना। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे इसको मत भूलना भाई। ये क्या होगा आपके पास में? अधिक स्थायी, अधिक स्थायी की जो स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। और ये क्या होगा? कम स्थायी, कम स्थायी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं इसको कि अतः ये दृश्य भाग में, ठीक है, क्या लिखोगे? अच्छा, दृश्य प्रकाश में रंगीन स्पेक्ट्रम बनाता है। ठीक है, क्या कर रहा है आपके पास में? दृश्य भाग में रंगीन स्पेक्ट्रम बना रहा है, इसीलिए बनाता है, इसीलिए क्या लिखोगे आप? इसीलिए Cu2+ ये क्या करता है? ये
इसीलिए Cu2+ नीले रंग का, ठीक है, इसीलिए जो Cu2+ है ये नीले रंग का आयन बनाता है, ठीक है, नीले रंग का आयन बनाता है। देखो कितना इजी है ना, ये चीज तो आपको सारी चीजें यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से आपको पता थी, कुछ भी ऐसा नहीं था कि ऐसा जो आपको पता ना हो, इसमें सारे सब कुछ पता था आपको, है ना। तो ज्यादा कुछ लिखना नहीं था, केवल Cu का तो आपको पता था। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, वो क्या याद रखोगे कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो फटाफट से एक बार रिविजन कर लेते हैं, को याद कर लेना है। लैंथेनाइट श्रेणी आपके पास में, ठीक है, क्या क्या इनमें गुण पाया जाता है। आगे आगे क्या है आपके पास में कि जो लैंथेनाइट संकुचन होता है इसमें क्या घनत्व में वृद्धि होती है। आपको पता है घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। जब द्रव्यमान बढ़ता है और आयतन में क्या होने लग जाती है, आयतन घटता है, या द्रव्यमान में वृद्धि और आयतन में कमी के कारण घनत्व क्या होने लग जाता है, घनत्व में वृद्धि होती है। क्लियर। तो इसीलिए परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर घनत्व में वृद्धि होती है। और दूसरी चीज हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रबलता में क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसको भी ध्यान में रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट इसमें ये आपके पास में है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी की में अंतर। इसको आप अच्छे तरीके से क्या कर लेना, रट लेना, अपने दिमाग में छाप लेना भाई। इसमें आपने बिल्कुल इसको आप जितनी बार आप इसको याद करो, इसका रिविजन करो, इसको प्रैक्टिस में रखो, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो सारा अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर आपके पास को आपका क्वेश्चंस है आपके इससे रिलेटेड, या आपको डाउट है, कुछ आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप पूछ लेना, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से क्या कर लेना, यहाँ पे याद कर लेना भाई। एक को याद कर लोगे, दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। ज्यादा टफ है नहीं इसमें कुछ भी, आपके पास में सारा इजी है ना। सारा क्या है यहाँ पे, बस एक चीज को याद करो, दूसरा आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आपने इसको क्या कर लेना है, पढ़ लेना, अपने दिमाग में भी छाप लेना, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में भी छाप लेना भाई। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपके पास में क्या था, Cu था, और यहाँ पे Cu+ Cu2+। ये क्या कहता है, D10 कक्षक पूर्ण भरा होता है, इसीलिए ये दृश्य प्रकाश में रंगीन आयन नहीं बनाता, इसीलिए ये क्या होता है, रंगहीन होता है। और यहाँ पे ये क्या होता है, D9 कक्षक इसका क्या होता है, अपूर्ण होता है, जिस वजह से यहाँ पे ये जो दृश्य भाग में रंगीन स्पेक्ट्रम बनाता है, इसीलिए इसका जो Cu2+ है वो नीले रंग का आयन बनाता है। क्लियर हो गई बात। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपका लैंथेनाइट श्रेणी था और जो आपके पास में क्या है, एक्टिनाइट श्रेणी, इनमें अंतर को अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जितना भी आपका चल रहा है उसको चलने देना, मतलब पढ़ते रहना भाई, सारा पढ़ते रहना, लेकिन ध्यान उस पर ज्यादा देना, ठीक है। जो आपके पास में लैंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी में अंतर है उसको अच्छे से आप पढ़ लेना, क्योंकि आप मुझसे लिख के ले लो भाई। उसमें आपके पास में 2024 में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, जरूर आपको वहां पे आपके पास में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम आप हाँ, एक और चीज आपने क्या करना है, भाई, जाते जाते आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट कर लेना आज की क्लास कैसी लगी आपको। अगर आपका कुछ भी डाउट हो, आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट कर देना। आपको कुछ डाउट हो, क्वेश्चंस पूछना हो, तो वो भी आप कमेंट में क्वेश्चन अपना अच्छे तरीके से लिख लेना कि क्या पूछना चाह रहे हो आप, ठीक है। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।